हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। दोस्तों, ये क्लास है हमारी द हिंदू एडिटोरियल की। ये क्लास हमारी रोज होती है। तो दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 2019 और ये क्लास होती है रोज सुबह 6 बजे। जैसा कि इसका टाइटल है, रोज कुछ नया सीखें। देखो, रोज कुछ मैं तो नया सिखाने आ जाता हूं, क्या तुम लोग सीख पाते हो? तो ये तुम पे भी निर्भर करता है। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बैंकिंग के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है? अब बैंकिंग क्या है? सारी की सारी अर्थव्यवस्था। अब आर्थिक मंदी चल रही है देश में, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ आंकड़े आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले करवाया था एक बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स के ऊपर। देखिए, बेंचमार्क पॉलिसी रेट होते हैं ना आरबीआई के, जिसके दम पर देखिए, अब मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी है, कहीं ये मत समझ लेना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल हमारा 1 मिलियन का सेलिब्रेशन था ना, मतलब 1 साल का सेलिब्रेशन था, तो उसमें ही थोड़ा शोर गुल मचाया यार। सारा सारा दिन पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो थोड़ा तो मज़ा चाहिए ना। तो दोस्तों, हम इसमें करेंगे, देखिए हमारे पास आर्टिकल तो काफ़ी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे। अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना और तुम्हारा भी नहीं करना। और दोस्तों, यह सबसे पहले आर्टिकल आता है किसके ऊपर? बांग्लादेश, हमारा मित्र देश। बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस है उसके ऊपर क्या सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर। और ये है जो बिहार में बाढ़ आई है, बहुत बुरी बात है। मैं को तो बहुत दुख हुआ जब हज़ारों लोग बेचारे मरे। तो देखिए, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए हैं। और दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे एक बात आती है ओपन डिफेक्शन भी, मतलब खुले में शौच करना। आपको पता ही होगा कि हमारे तो गांव में अक्सर खुले में शौच होती है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, जरा देख लें इसको। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आर्टिकल कर रहे तब भी पाएंगे जब हमें कुछ पता होगा। देखिए, ये यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर, देखिए ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो ये बॉर्डर की सीमाएं लगती हैं, ये चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर से तो पानी से घिरा, तो कह सकते हैं यहाँ पर पानी का ज़्यादा कंट्रोल है। यहाँ से म्यांमार से भी इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत का, और इसके ऊपर ये देखिए इसका झंडा, बांग्लादेश का, इंडिया का झंडा। अब देखिए इसके ऊपर आर्टिकल आया है। देखिए आर्टिकल है क्या, जरा समझें। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया आने वाली हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो इंडिया इकोनॉमिक समिट होगा उसके ऊपर। वहां पे आके वो अपना देंगी स्पीच वगैरह। अब दोस्तों, वो कहते हैं, इन्हों की ये आर्टिकल है क्या, जरा समझ लें। देखिए, इन्होंने कहा है कि भारत और बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली, बहुत ही सकारात्मक रूप से अपने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, ठीक है दोस्तों, आर्थिक, अपने राजनीतिक, अपने जो डिप्लोमेटिक है और सिक्योरिटी, सुरक्षा के आधार पर बहुत अच्छे संबंध बना लिए हैं। इसमें बहुत अच्छी बात है। वो जरा हम समझ लें किस तरह से। वो कहते हैं डिस्पाइट अगेंस्ट द इश्यूज। वो कहते हैं बात कहाँ से शुरू होती है? बात शुरू होती है, कहते हैं, इंडिया के बीच में और बांग्लादेश के बीच में। देखिए, ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं इंडिया के बीच में और बांग्लादेश के बॉर्डर लेकर बॉर्डर पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। जो हमने हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2015 में, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन समझ लें कि हम जैसे समझ लिए कि 2 पड़ोसी आपस में ज़बरदस्त लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा ये दीवार है ना जो तुमने काट रखी है, ये हिस्सा मेरी तरफ आता है, ये हिस्सा मेरी तरफ आता है, तो 1 फुट के लिए लड़ते मिल रहे हैं, पता चले कि मर के साथ कुछ भी मिलने जा रहे। तो इन्होंने वो साबित कर लिया। भारत कहता है चलो कोई बात नहीं, भारत ने अपना कुछ लैंड का हिस्सा जिसपे इनका डिस्प्यूट चल रहा था, वो गांव इन्होंने किसको दे दिए? ये गांव इन्होंने बांग्लादेश को दे दिया और समझौता कर लिया। इससे 2 चीज़ें हुई दोस्तों। जो भारत की चेक पोस्ट होती थी आर्मी की, और बांग्लादेश की आर्मी की चेक पोस्ट होती थी जो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट ले जाऊँ जरा आपको। जो बांग्लादेश और आर्मी की चैपला बहुत होती, इंडिया की अलग होती, अब वो ज्वाइंटली बैठ रहे हैं एक जगह, तो खर्चा कम हो रहा है। उसके ऊपर जो ट्रैफिकिंग होती थी, जो छुप छपा कर लोग आ जा जाते थे, स्मगलिंग होती थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। उसके बाद वो कह रहे हैं इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $9 अरब 2017-18 में जो था वो बढ़ गया है
कितने प्रतिशत जो बांग्लादेशी एक्सपोर्ट है वो 42% बढ़ा है, 1.25 बिलियन डॉलर। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट बढ़ा है वो भी फायदा हुआ है। उसके बाद वो कह रहे हैं दूसरा ये हुआ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, देखिए इंडिया बिजली पैदा करता है और बिजली पैदा करके उसको 660 मेगावाट बिजली बेचता था। अब उसके बाद वो कहते हैं 500 मेगावाट और बिजली उनको बेच रहा है, ये भी फायदा हुआ हमें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो लैंड रूट था, अब जरा समझें, वो कह रहे हैं यहाँ पर क्या होता था पहले कि लोग हवाई जहाज से इंडिया से बांग्लादेश जाना पहले ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन आजकल लोग लैंड के रूट से सड़कों द्वारा ये क्रॉस बॉर्डर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे समझ लो यहाँ से कोलकाता से उन्होंने ढाका जाना है तो पहले हवाई जहाज से जाते थे, अब वो कहते हैं कि किससे जा रहे हैं, अब वो आजकल, एक मिनट इधर से ब्लैक वाला ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आजकल सड़क से जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो ये रूट है वो मतलब कम से कम 85.6% की बढ़ोतरी हुई है, जो लोग सड़क से जाना मंजूर कर रहे हैं। और कहते हैं जो ट्रेन सर्विस है जो बांग्लादेश के ढक्का से कोलकाता तक आती थी और कलकत्ता से कुलना तक आती थी, तो वो कहते अब हो रही है। और अगरतला अकरौआ पे दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और वो कहते हैं कि ढक्का से कोलकाता एक क्रूज शिप चल गई है, ये ढक्का से कोलकाता एक ऐसे करके क्रूज शिप चल गई है। देखिए क्रूज शिप क्या होती है, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा ना, जिसमें बहुत 5 स्टार होटल जैसी फिल्में होती हैं, एकदम नंबर 1 एकदम क्लास की, ठीक है, जोर लगा के 5 स्टार वाला सिस्टम होता है, वही 5 स्टार वाली क्रूज शिप कहते हैं, वो भी चला दी है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं, तीसरी बात वो कहते हैं टीस्टा रिवर की। देखिए एक नदी है, ठीक है दोस्तों, एक नदी का डिस्प्यूट रहता है जो बांग्लादेश में जाती है, उसको टीस्टा नदी कहते हैं। वो कहते हैं टीस्टा नदी में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। किस कारण से चल रही है, जो बांग्लादेश है और जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की आपको पता ही है कि वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जी कुछ समझौतों पर नदी को लेकर नहीं मानी थी, तो प्रधानमंत्री चुप कर गए, लेकिन वो कहते हैं अभी वो काम फंसा हुआ है। उसके कारण जो 1 लाख हेक्टर है, जो 1 लाख हेक्टर ज़मीन है, वहाँ पर कहते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कीटनाशक की प्रॉब्लम आ रही है, फसलों की बुआई की प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एनआरसी, अब एक और इशू आगे खड़ा होता है, वो क्या है एनआरसी, जरा मैं बता दूं, एक सेकंड आगे चले जाते हैं इससे। वो कहते हैं कि एनआरसी की प्रॉब्लम आ रही है, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन की। नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन में क्या कह रहे हैं कि 1971 के बाद बांग्लादेश से जो भी लोग 1971 की जंग के तहत इंडिया पहुंचे थे, उनको वो कहते हैं वापस ले लो। लेकिन जो बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि देखिए हमारे यहाँ से कोई लोग भी इलीगल तरीके से, मतलब कानून को अनदेखी करते हुए, कानून को तोड़ते हुए नहीं गए, हम उनको स्वीकार नहीं करते। हालांकि ये एक बात है। अब उसके बाद वो बात करते हैं अगले बॉर्डर किलिंग्स की। बॉर्डर किलिंग देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो बॉर्डर के ऊपर खड़ी होती है, यहाँ से हमारे गाँवों के गायें होती हैं जो हमारे देश में, गायें का क्या कहते हैं चोरी कर ली जाती हैं, यूपी से, बिहार से, इन राज्यों से, झारखंड से, जो कि बॉर्डर के साथ लगते हैं, वहाँ से चोरी करके उनको स्मगलिंग किया जाता है। तो स्मगलिंग, जो स्मगलर होते हैं उनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ थोड़ी भिड़ंत होती है। वो कहते हैं उसमें जो फायरिंग के केस हैं वो कम आए हैं, इस बार कम हुए हैं, और वो भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस में हुए हैं। और वहाँ पे जो कैटल था, जो कहते हैं कि अब जो गाय की जो तस्करी है वो भी बहुत कम हो गई है। और उसके बाद जब से इंडिया ने बैन लगाया है गाय का व्यापार करने में, उससे भी कहते हैं जो 23 लाख गाय 2013 में गाय का व्यापार किया जाता था, वो कम होकर सिर्फ 75,000 पर रह गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंडिया ने 2010 से बांग्लादेश को 7.3 बिलियन डॉलर का, 7.3 अरब डॉलर का, अरबों रुपया, आप सोच लो, अरब डॉलर का सिर्फ उधार दिया था। और उस उधार में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, देखिए ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, ताना अफसरशाही को जो देरी होती है ना, अफसर जी क्या कर रहे हैं, अब जरा समझो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप होता क्या है। अब समझिए अफसर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो आराम से सो रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अरे मैं खाना खा रहा हूँ यार, बाद में साइन करूंगा, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, बाहर खड़े हो जाओ, कुछ ऐसे ड्रामे या बहुत कुछ करके लेट हो गया, उसके कारण से सिर्फ 442 मिलियन डॉलर ही वो अभी तक लोन में दे पाए। वो कहते हैं हालांकि एग्जिम बैंक जो लोन ट्रांसफर करता है वो अभी करने को प्रोसेस में अभी है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इंडिया के कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए, जिसके अंतर्गत नेवल फोर्सेस, जो दोनों देशों की जो जल सेना है वो एक साथ आएंगी। फिर एक और बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है आगे, जरा समझिए, रोहिंग्या मुसलमान का म्यांमार से निकाल दिए गए, ठीक है,
तो यहाँ पे हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये देखिए, रोहिंग्या को, मुसलमानों को रोहिंग्या से निकाला गया, वो यहाँ से यहाँ भागे। तो यहीं पर ये बात आती है, वो कहते हैं रोहिंग्या को भी दोबारा ले जाना एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसको भी सॉल्व करना वो कहते हैं एक अच्छा जरूरी है। वो कहते हैं हालांकि, अब आखिर में वो आकर बात करते हैं, वो कहते हैं हालांकि, ये देखिए ये तो बांग्लादेश तो उसका है, देखिए वो कहते हैं हालांकि भारत और इंडिया ने बहुत सी प्रॉब्लम फेस की है रोहिंग्या को लेकर, लेकिन हालांकि वो कहते हैं कि हमें एक दोनों को साथ आकर इस पे सोल्यूशन निकालना चाहिए, तीनों देशों को, भारत, बांग्लादेश और मेघालय को, ये रोहिंग्या के ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरी बात आती है कि वो कह रहे हैं कि हालांकि भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत बुरे रहे हैं, जो समझ लो कि एक दूसरे के ऊपर चक्कू चला रहे थे, अब वो चक्कू चलाना बंद कर दिया इन्होंने, अब दोस्ताना संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि हालांकि अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे उन दोनों की आंख में रड़कने वाला, भारत की आंख में भी रड़कने वाला और बांग्लादेश की भी आंख में कुछ फंसा हुआ है जो अभी निकालना बाकी है। कह लो कि कुछ इनको दोनों के बीच में अभी भी कुछ खटास है, जो खट्टापन है दूर करने की जरूरत है। बस दोस्तों यही आर्टिकल है। बताओ क्या मुश्किल था? मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें कुछ मुश्किल था। 4-5 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट था कि जो बॉर्डर है वहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दूसरा उसके बाद पॉइंट आए कि हमारी जो नदी का प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी। फिर आया था कि भारत ने कुछ कर्जा दिया, उसके बाद वो हथियार बेच रहा है इनको, उसके बाद हमारी जो थल सेनाएं हैं, उसके बाद जो हमारा रास्ता है, सड़की रास्ता, वो खुल गया है। ठीक है, लोग जहाज से जाने की बजाय फिर रोहिंग्या की बात है। क्या मुश्किल है यार, यही तो पॉइंट्स होते हैं। स्टोरी लंबी लंबी समझाई होती है, हम क्यों बैठे छोटा समझाने के लिए। तो अब अगला आर्टिकल आता है, ये देखिए पिक्चर आपके सामने दिख रही है। जब बाढ़ आती है, भगवान करे कि ना आए, सब सुलझ जाए। देखिए जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, इस तरह से लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ते हैं। देखो कितने बुरे हाल में है लोग। ये किसकी हालात हैं? ये हालात हैं बिहार के। वो कहते हैं कि हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़कें, जैसे कि नदियाँ, जैसे कि नाले के अंदर मोटर होती हैं वो, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। जैसे समझे बांध बनाना, ये सबको इतना अच्छा करने की ज़रूरत है। पानी का मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके। जिन इलाकों में पानी ज़्यादा है वो पानी उन इलाकों को भेज दिया जाए जहाँ पर सूखा है। ऐसा कुछ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये वो बात करते हैं, जरा समझिए। वो कहते हैं कि इसका जो इस बार बाढ़ आई है उसका कारण क्या ढूंढा जा सकता है। वो कहते हैं एक तो दिखाया था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि सड़कें सही नहीं है, नाले की प्रॉब्लम है, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम। उसके बाद वो कहते हैं लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस, मतलब जो हमारी अफसरशाही थी, जो हमारी सरकार थी, जो उसकी मशीनरी थी, सरकारी मशीनरी थी, समझ लीजिए कि सरकारी सारा ढांचा था, ऊपर से लेकिन संतरी से लेकर मंत्री तक कहीं ना कहीं थी, वो कहते हैं वो तैयार नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण कह सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो पटना है वो बिना बिजली और बिना संचार के, चाहे वो मोबाइल हो चाहे इंटरनेट हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा ठप हो गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हालांकि जो खाने का सामान है, वो कहते हैं पूरी गलियों में पानी भरा हुआ है, हालांकि जो खाने पीने का जरूरी सामान है वो बोट, कश्तियों राही और हेलीकॉप्टर राही उड़ के आ रहा है और दे रहा है। लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि लोग ऊंचे इलाकों में रहते थे, जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो तो ऊंचे ही हैं, तो ऊंचे इलाकों में रहेंगे, उनको हेलीकॉप्टर द्वारा निकाल लिया गया। ठीक है, वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको निकाल लिया गया। वो कहते हैं जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग मरे भी, बहुत सारे लोग कहते हैं जो इलाके अभी तक अच्छे से डेवलप्ड नहीं थे, विकसित नहीं थे, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी बहुत सारी जिंदगियाँ गई हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया है। तो जिनका नुकसान हुआ क्या उनका सरकार भरेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए ये कहीं ना कहीं मानसून की जो प्रॉब्लम है, वो कहते हैं अब ये मानसून, वो कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक रहेगा, तो कहते हैं तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। वो कहते हैं या कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि हमारा इस बार का जो साइंटिस्ट थे वो कहीं ना कहीं ये बताने में फेल रहे, कहीं ना कहीं इतने कामयाब नहीं रहे कि जो हमारी बरसात थी वो बहुत ज़्यादा आई, ड्राउट अकरिंग एंड इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नॉर्मल पैटर्न विल बिकम लेस कॉमन इन कमिंग ईयर्स। वो कहते हैं कि जब ये नॉर्मल पैटर्न है वो आने वाले टाइमों में बदलेगा, ऐसा ही नहीं रहेगा। इसके बाद और भी बड़ी प्रॉब्लम आई। वो कहते हैं हालांकि जो हमारी इन्वायरमेंट मंत्रालय है, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, उसको कहा गया है कि आप शहरी मंत्रालय, गांव मंत्रालय, पानी का मंत्रालय, इन सब और कृषि का मंत्रालय, इन सब से मिलकर काम करें। इन सब के साथ ये देखिए, ये लिखे, इन सब के साथ मिलकर काम करें ताकि जो हमारी सूखे जैसी, बाढ़ जैसी प्रॉब्लम से निपटा जा सके। फिर उसके बाद वो कहते हैं
कि देखिए हालांकि हमारे जो शहरों में बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर, बचाव को लेकर, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमारे राज्य हैं और वो जो हमारी म्यूनसिपालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का वो लेवल मैच नहीं कर पा रही हैं। हमें कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, मतलब इतने कैपेबल होने की ज़रूरत है कि अगर बाढ़ आए हम उससे बच सकें, हमारी बर्बादी कम हो ज़्यादा हो ही ना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की ज़रूरत है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा, देखिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है, वो कह रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगियां बचाने की ज़रूरत है। सेफ्टी ऑफ सिटीजन, हमारे नागरिकों की ज़िंदगियां बचाना। आप भी देखिए, अगर आप उस वक्त को महसूस कीजिए कि आप किसी शहर में, भगवान करे कि ऐसा ना हो, अगर मैं आपका भी नहीं कहता, किसी व्यक्ति का महसूस कीजिए कि आप कहीं गए हो, अगर खाली खुदा जंगल ही लगा लो और आप जंगल में कहता बाढ़ आ जाए तो आप पेड़ के ऊपर चढ़ जाओगे, ना खाना ना पीना ना कुछ, क्या बुरा हाल हो जाएगा। तो देखो उसी तरह से लोगों का हो जाता है, सब कुछ ठप हो जाता है। तो वो कह रहे हैं लोगों को बचाना जरूरी है। हमारा जो तो कहते हैं कि एक तो लोगों को बचाना, और साथ में वो कह रहे हैं कि हमने जो इतनी ज़्यादा घर इकट्ठे खड़े किए होते हैं, फैक्ट्रियां बनाई होती हैं, ये सब, वो सब की भी बर्बादी ना हो। और कहते हैं हमें इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसने कहा है कि इंडिया के ऊपर बहुत सारे खतरों में से जो सबसे खतरनाक खतरा है, जैसे कि वो है बाढ़। एक तो है सूखा, बाढ़ और हीट आइलैंड, जो शहर गर्म हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए ये बात को जरा ध्यान रखिए, बाढ़ को यूनाइटेड नेशन ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहा है। वो कहते हैं सिर्फ यही नहीं, हमारे जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाकों में जो चक्रवात आते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं इस तरह से इकोलॉजी, मतलब पर्यावरण और इंजीनियर, इन दोनों को मिलाकर हमें एक ऐसे ऐसे सोल्यूशन, ऐसे ऐसे चीज़ें लेके आनी चाहिए ताकि हमें इन सब प्रॉब्लम से, फ्लडिंग वगैरह से, बाढ़ वगैरह से बचा जा सके, चक्रवात वगैरह से बचा जा सके, नुकसान कम हो। वो कहते हैं कि अगर कभी ज़रूरत है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की तो वो आज ही है, वो कल नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं वाटर मैनेजमेंट करने की अगर जरूरत है वो आज ही है, वो कभी बाद में नहीं है। उसके वो कहते हैं जो राज्य सरकारें हैं उनको भी जरूरत है ऐसे मौकों को ढूंढने की जिससे वो अपना वित्तीय और टेक्निकल दोनों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, दोनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ ला सके। ठीक है, और वो साथ में कहते हैं कि बिहार जैसी स्टेट को आगे से ध्यान देना चाहिए कि नेपाल जैसी स्टेटों के साथ जो उनके साथ लगते हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये हिमालय की नदियां हैं वो इन्हीं देशों, स्टेटों से तो होके पार होके आती हैं। बस यही आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर। देखिए 2 आर्टिकल कर लिए, कहीं बोर तो नहीं हो गए हो? आप बोर हो जाते हो तो बताया करो यार, बोर मत होया करो। ये देखिए, ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर आपको क्या याद दिखाती है? ये आपको याद दिलाती हो कि 3-4 साल पहले कहाँ कैसे कैसे जाते थे, बाहर जंगल में जाते थे। सोचो कि कोई व्यक्ति जा रहा है, सोचे जाओ कि कोई व्यक्ति जा रहा है और रास्ते में कोई ऐसा हालात हो गए और पेड़ भी, कोई शौचालय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फिर लेकिन ऐसी झाड़ियां हैं तो देखो कहाँ मिलोगे तुम लोग। तो ऐसा ही कोई सिस्टम है। तो देखिए ये शौचालय के ऊपर है, जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब कि बाहर खुले में शौच करने को मुक्त, खुले शौच में मतलब मुक्त, मतलब हर घर के लिए शौचालय है, एक प्रोग्राम चलाया है, उसके अंतर्गत ये देखिए शौच है। देखिए सिस्टम क्या है, देखिए हर बहन हर बेटी को ये सुविधा मिलनी चाहिए, ये उनका अभियान है। देखिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, उसके अंदर मुक्त खुले में शौच करने को पाबंदी में लगा दिया गया। यहाँ पे वो सवाल उठा रहे हैं, राइटर सवाल उठाकर ये कह रहे हैं, देखिए ऐसा क्या हुआ कि ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने ये घोषित कर दिया है कि हमारे जो गांव हैं वो खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, अब हर शौच शौचालय में हो रही है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान की जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो डाटा दिया है, उसने कुछ चेतावनियों के साथ ये कह दिया है कि ठीक है हम खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। वो कहते हैं, यहाँ पे वो सवाल उठाकर कह रहे हैं कि देखिए अगर आप सदे में स्वच्छ शौच मुक्त हो चुके हैं, लैट्रिन ऑनर शौच मुक्त हो चुके हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आप तो फिर इस हिसाब से पूरे देश में ही हो गए हैं। चेतावनियां तो आपने फिर भी दे ही रखी हैं। यहाँ पे वो कुछ कह रहे हैं, स्टडी फाइंडिंग, वो कह रहे हैं कि 2014 में ये लोग कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में कुछ लोगों से मिले, 10,000 के करीब लोगों ने। तो उन्होंने कहा है कि लैट्रिन ऑनरशिप है वो इस इलाके में बड़ी है, 34% बड़ी है। ठीक है दोस्तों,
पूरी नहीं। वो कहते हैं कि एक इलाके से 34% बढ़ी है, लेकिन कहते हैं उनका कहना है कि जो सरकार जिस तरह से क्लेम कर रही है कि बिल्कुल ही बन चुके हैं, 100% हो चुका है, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो बात नहीं बनी है। फिर वो कह रहे हैं कि जो लोग ओपन में शौच करते थे वो भी कम होकर जो 26% थे वो कटौती हुई है, अब लोग शौचालय में जाकर शौच करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक बात उन्होंने आगे आके कही। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि सबसे बुरी बात तो ये है कि जो प्रॉब्लम है कि जो ये कैंपेन चलाया गया वो लोगों के बिहेवियर में, लोगों के जो स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला पाया। जरा समझो, जो लोग कहते हैं कि भाई मैं सुबह हो गई, अब सोचो कि किसी घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम तो जैसे आप भी गांव में रहने वाले, मैं भी गांव के इलाकों के पास में से आया हूँ, तो घर के बड़े बुजुर्ग होते खड़े होते और जाके क्या करेंगे, बाहर चले, लोटा उठाएंगे और बाहर चले जाएंगे और आधे 1 घंटे बाद लौटेंगे दातुन करते हुए। तो वही सिस्टम है। तो वो कहते हैं कि लोगों का जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं ला सके कि लोग शौचालय में जाकर शौच करें। उसके बाद दोस्तों वो बात करते हैं आगे कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि वो कहते हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री की जो ये स्टेटमेंट है कि हम शौच मुक्त हो चुके हैं, मतलब कि जो ये देखिए, ये भी इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है, बाद में, कि जो हम ओपन में शौच मुक्त हो चुके हैं और जो हम खुले में शौच करते हैं उससे मुक्त हो चुके हैं। वो कहते हैं हम इसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं कि हाँ अपनी राजनीति के चलते ये स्टेटमेंट दे दिया, हालांकि वो सच तो नहीं है। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे हिसाब से तो अगर वो कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी बीच में। तो वो कह रहे हैं कि देखिए इससे हमारा एक क्वेश्चन उठता है, एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इंडिया के पास कोई सैनिटेशन पॉलिसी नहीं है, कि सफाई से संबंधित भारत के पास कोई ऐसी पॉलिसी, कोई नीति है ही नहीं। तो ये एक सवाल कहते हैं बहुत बड़ा खड़ा होता है। तो उसके बाद वो बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में भारत की सरकार ने कम से कम, जो भारत सरकार कह रही है कि 100 मिलियन टॉयलेट बनाए हैं। 100 मिलियन मतलब समझ रहे हो, 100 मिलियन का मतलब 100 के पीछे तुम 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 10 करोड़ शौचालय बनाए हैं पिछले 5 साल में। इसका मतलब ये होता है कि वो कह रहे हैं कि 38 शौचालय हर मिनट बनाए हैं सरकार ने। ये वो आंकड़ा देकर बात कर रहे हैं, जो सरकार ने इनको आंकड़ा दिया उसको उठाकर ये बात कर रहे होंगे। पर वो कहते हैं यहाँ पे मुख्य क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे, ये पाया कैसे गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, चुटकी आएगी, चुटकी लेने वाली बात कर रहे हैं वो लोग। वो देखो, समझने की बात समझो कि ये कहीं ना कहीं सरकार की चुटकी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुटकी कैसे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हमने 10 करोड़ शौचालय बना दिए, और हालांकि हमें ये पता चल रहा है कि इतने सारे शौचालय करने के बाद भी लोग शौच करने बाहर जा रहे हैं। उसमें से सिर्फ 26% की बढ़ोतरी हुई है, कि सिर्फ 26% लोग ही बाहर से जाकर खुले में शौच करना रोक दिया है और शौचालय में जाकर शौच कर रहे हैं। अब वो यहाँ पे बात करते हैं कि ये अब हो कैसे पाया, जहाँ पे लोग मानकर नहीं राजी थे, अब ये हो कैसे पाया। यहाँ पे ये सवाल वो कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो पाया। सबसे पहले तो वो बात करते हैं कि जो हमारी अफसरशाही है, वो कहते हैं उसके लिए उसने बड़ी मेहनत की, घर घर जाकर लोगों को समझाया, और साथ में उन्होंने जैसे कहते हैं 156 अफसर निकले साथ, पूरी टोली लेकर, ढोल बाजा लेकर, बारात की बारात शौच बना लो, तो फिर भी लोगों ने शौच नहीं बनाए। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि गांव के स्तर पर क्या हुआ, अफसर जाते थे और कहते थे कि आपके पास पीडीएस राशनिंग है ना, देखो आपके घर वालों से जाके पूछना अगर किसी को नहीं पता तो राशन कार्ड क्या होता है। तो कहते हैं कि राशन कार्ड छीन लेंगे अगर आप शौच नहीं बनाए तो, पहली धमकी। वो कहते थे, बाद में वो कहते थे कि जेल में डाल देंगे, दूसरी धमकी, फाइन लगा देंगे, तीसरी धमकी। तो वो कहते हैं कि इस तरह का डरावा दे देकर ही वो कहते हैं उन्होंने ये शौच बनाए हैं। लेकिन प्यार से लोग कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त का अभियान चलाया गया था, वो अभियान कहीं ना कहीं लोगों के स्वभाव में ज्यादा परिवर्तन करने की कोशिश थी। वो कहते हैं इसके अंदर तो 2 चीजें दी गई थी, कि एक तो लोगों के स्वभाव में परिवर्तन करना है कि लोग ऐसा ना करें, लोगों को उत्साहित करना है कि ऐसा वो शौच बनाए, और साथ में एक टारगेट दिया गया था अफसरशाही को कि वो एक टारगेट पूरा करें। समझ गए आप? अगर नहीं समझे तो दोबारा सुन लो भाई साहब। तो इसके अंतर्गत वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए वहां पे क्या कहते थे, वहां एक ब्लॉक अफसर जाता था, एक तहसीलदार को जाता था, तो वहां पे वो जाके पकड़ लेते थे, धर लेते थे। किसको धर लेते थे? पंचायत में हमारे जो होते हैं ना, पंचायत के लोग होते हैं या पटवारी होते हैं, कि देखो मैं तुम्हारा
किसान कार्ड होता है ना, देखिए किसान के बच्चे हो आप, किसान के बहुत से बच्चे सुन रहे होंगे, जो किसानों को कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसके अंतर्गत वो पैसे ले सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो कैंसिल कर देंगे क्या टॉयलेट ना बनाया, तो डर के मारे क्या करो, चले यार जल्दी जल्दी 10,000 रुपये ले चल बनवा ले टॉयलेट, कहीं ये ना हो कि हमारा किसान कार्ड कर दे मुश्किल, आगे किसान को बहुत तकलीफ है भी तकलीफ। तो डरा डरा के कहते हैं उन्होंने ये काम किए हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसा आपको जरूरत क्या पड़ गई, मतलब ये मतलब पत्रकार पूछ रहे हैं कि यार इतना तुम लोग भसड़ क्यों मचा रहे हो क्या गया तुम्हें, इतना मतलब पागल क्यों हो गए हो तुम लोग, थोड़ा दिमाग क्यों खराब हो गया तुम लोगों का, जो तुम धमकियां दे दे के काम करवा रहे हो। वो कह रहे देखिए हमारे पास दो चीजें थी, एक तो था कि लोगों को उत्साहित करें कि देखिए आप बनाइए, और दूसरा में टारगेट दिया गया था कि इतना बनवाओ। वो कहता है अब लोग बनवा ही नहीं रहे तो हम क्या करें, हमें तो थोड़ा ये काम करने पड़े। वो कहते हैं कि एक तो हमें हियर ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट बीइंग विड्रॉवन फॉर द लैट्रिन एंड द, वो कहते हैं कि उनके जाके कहते जबरदस्ती करके ये लैट्रिन हमें बनवानी पड़ी, बलपूर्वक ये लोग बनवाने की राजी था, क्योंकि वो कहते हैं हमें टारगेट दिए गए थे। एक पास तो वो कहते हैं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास टारगेट थे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमें लोगों को एनकरेज करना था। तो वो कह रहे हैं हम क्या करते, वी हैव टू बिल्ड 18,000, वो कहते हैं हमें कम से कम 18,000 टॉयलेट बनाने थे। वो कहते हैं हमने मोटिवेशन को साइड में रख दिया, लोगों को जो उत्साहित करते थे कि जाओ जाओ टॉयलेट बनाओ, वो हमने साइड पे रख दिया, और जाके कह दिया बनाते हो तो ठीक है, नहीं तो राशन कार्ड छीनूंगा, नहीं तो किसान का क्रेडिट कार्ड छीनूंगा। तो ऐसे कर करके वो कहते हैं ये काम हुए हैं। तो दोस्तों बस यही है, वो कहते हैं हालांकि ये यही बात करना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं किस तरीके से ये टारगेट पूरा हो पाया, कि क्या वाकई ऐसा हो पाया है। देखिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा उत्साह से अच्छा काम तो हुआ है। दोस्तों यहीं पर हमारी ये वाली क्लास पूरी होती है। और देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और शेयर जरूर किया कीजिए। आप शेयर नहीं करते हो, बड़े बुरे हो, मैं तो साफ बोलूँगा भाई साहब। बड़ा बुरा लगता है कि जब कई कई महीने काम करो और कोई बंदा सपोर्ट ना करे और आप लोग ना करो, तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसी के साथ अब डुबो मत देना मुझे। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। क्या फ्रेंड्स, बाय।